पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा के बारे में मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस बुक मतलब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। उसमें से जैसे सिलेबस दिया गया उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सेट किया है। चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध संवैधानिक उपखंड 10 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऋग्वैदिक काल में गांवों के समूह को क्या कहते थे? तो ऋग्वैदिक काल में गांवों के समूह को क्या कहते थे? जन कहते थे, विष कहते थे, कुल कहते थे या ग्राम कहते थे? तो गांवों के समूह को क्या कहते थे? विष कहते थे। प्राचीन काल के ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्त शासी संस्थाओं का वर्णन है। यानी जो प्राचीन काल के ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्त शासी संस्थाओं का वर्णन है। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? कुल कहते थे। यानी ऋग्वेद में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो सबसे छोटी इकाई को कुल कहते थे। और कुल के समूह को क्या कहते थे? तो कुल के समूह को ग्राम कहते थे। कुल के समूह को क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। और ग्रामों के समूह का जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? तो ग्रामों के समूह को विष कहते थे। ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? ग्रामों के समूह को विष कहा जाता था। और फिर उसके बाद अगर पूछ सकता है तो विष के समूह को क्या कहा जाता था? विष के समूह को जन कहा जाता था। विष के समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ये तो इसमें से 3 चीज याद रखना कि इकाई के ग्राम की सबसे इकाई की एक छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। और ग्राम के समूह को क्या कहते थे? कुल के समूह को क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। और ग्राम के समूह को क्या कहते थे? विष कहते थे। और विष के समूह को क्या कहते थे? जन कहते थे। और जन क्या होता था? जन का राजा रक्षक को राजन कहा जाता था। जन का राजा या रक्षक को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 ऋग्वेद समाज में ब्राजपति किसे कहा जाता था? जो ऋग्वेद था उस समाज में ब्राजपति किसे कहा जाता? परिवार के मुखिया को कहा जाता था ब्राजपति, या लड़ाकू दलों के प्रधान को कहा जाता था, या चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान को कहा जाता था, या गांव के मुखिया को कहा जाता था? यानी कि गांव के मुखिया को ब्राजपति कहा जाता था, या चारागाह या बड़े जत्थे का जो प्रधान होता था। मान लो कोई चारागाह है, ये पूरा चारागाह है। अब ये पूरा चारागाह है। इस चारागाह में सबसे बड़ा जो प्रधान कौन सा है? सबसे बड़ा प्रधान जैसे कोई है, जैसे मान लो सबसे बड़ा प्रधान है, ये प्रधान है पूरा सबसे बड़ा, तो इसको क्या कहा जाता था? तो इसी को ब्राजपति कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था? इसी को ब्राजपति कहा जाता था। नया क्वेश्चन, तो ऋग्वेद समाज में ब्राजपति चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान को कहा जाता था। तीसरा है ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 122 बार किया गया है, या 8 बार किया गया है, या 275 बार किया गया है, या चौथा है कि 9 बार किया गया है। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो सभा का उल्लेख 9 बार किया गया। कितनी बार किया गया? सभा का उल्लेख 9 बार किया गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 बार हो जाएगा। तो ऋग्वेद में ऋग्वेदत्त का उल्लेख 122 बार है। अब ये उसमें दिया गया ना क्वेश्चन 122 बार, तो 122 बार सभा का नहीं है, सभा का तो सिर्फ 9 बार है। ऋग्वेद में विद्वत का उल्लेख कितनी बार? 122 बार। और सभा का उल्लेख 8 बार है। और सॉरी, सभा का उल्लेख यहाँ पे 8 बार है, सॉरी। और सभा का उल्लेख कितनी बार? 8 बार। और समिति का उल्लेख कितनी बार? 9 बार। तो समिति का उल्लेख 9 बार है। और सभा की तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि सभा की तुलना किससे की जा सकती है? तो सभा की तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जाती है। और समिति की तुलना किससे की जाती है? तो समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। ऋग्वेद में पांसे खेलने और एकत्र जनों का समूह किसे कहा गया है? यानी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है 4 वेदों में। तो ऋग्वेद में किसको पांसे खेलने, यानी कि पांसे खेलने और एकत्र जनों का समूह किसे कहा जाता है? तो जन को कहा जाता है, या सभा को कहा जाता है, या समिति को कहा जाता है, विष को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सभा को। सभा को पांसे खेलने और एकत्र जनों का समूह कहा जाता है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा का भी मैंने बताया था, क्वेश्चन भी आ गया था, सभा का उल्लेख कितनी बार है? 8 बार है। इसमें भाग लेने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो भाग लेने वाली महिलाओं को सभापति कहा जाता था। भाग लेने वाली महिलाओं को क्या सभापति कहा जाता था। तथा सभा के प्रधान को सभापति और सभापति, देखो महिलाओं को सभापति कहा जाता था और प्रधान को क्या कहा जाता? सभापति कहा जाता था। सभा के रक्षक को क्या कहा जाता था? ये भी पूछा जा सकता है। सभा के रक्षक को कहा जाता, सभा के रक्षक को सभापाल कहा जाता था। सभा के सदस्य को क्या कहते थे? तो सभा के सदस्य को सभेय कहते थे।
आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा कौन थी? तो आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा कौन थी? सभा थी, समिति थी, विदत थी या जन थी? तो आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा कौन थी? विदत थी। आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा विदत थी। तो याद रखना कि सबसे प्राचीन जनसभा कौन थी? विदत थी। यह जनजातीय सभा थी जो सैनिक, धार्मिक, सामाजिक क्रियाकलाप करती थी। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो अभी आ गया था कि ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार। और ये 122 बार विदत का उल्लेख हुआ है। और 8 बार किसका हुआ है? सभा का उल्लेख हुआ है। विदत का 122 बार, विदत का 122 बार, सभा का 8 बार तथा विष का कितनी बार हुआ है? विष का 170 बार हुआ है। तो याद हो गया ना, विष का 170 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। समिति की तुलना किससे की जाती थी? तो समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है और सभा की तुलना किससे की जाती है? आधुनिक राज्यसभा से। इसे जनसाधारण की आवाज वाली संस्था कहा जाता है। जनसाधारण की आवाज वाली संस्था किसे कहा जाता है? तो समिति को कहा जाता है। क्यों समिति को कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा है और लोकसभा कहाँ से चुन के जाते हैं? और लोकसभा हमारे प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं जनता द्वारा, इसीलिए जनता द्वारा चुन के जाते हैं, इसलिए जनसाधारण की आवाज कहा जाता है इसे लोकसभा। इसीलिए इसको लोकसभा, आधुनिक लोकसभा के समान भी कहा जाता है समिति को। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? तो यह भूमि का संग्रह करती थी। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं था? मतलब कार्य क्या था ये नहीं बताना, कार्य क्या नहीं था ये बताना है। तो यह भूमि कर का संग्रह करती थी, मंदिरों के रख रखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करती थी या मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। तो इसमें आंसर क्या होगा? ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा नहीं करती थी। चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था। तो इसका आंसर क्या है? यही और सी आंसर है। ग्राम सभा का सर्वेक्षण ग्राम सभा नहीं करती थी, न ये मतलब जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, न कि ग्राम सभा द्वारा। किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसके श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। अनुमति आवश्यक थी पर उसके मतलब वो का सर्वेक्षण नहीं करती थी। अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। वाल्मीकि रामायण में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख है? तो वाल्मीकि रामायण में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख है? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार। तो वाल्मीकि रामायण में गांवों का उल्लेख 2 प्रकार का है। वाल्मीकि रामायण में 2 प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 घोष ग्राम और नंबर 2 ग्राम, यानी कि पहला जो ग्राम था उसे घोष कहते थे और दूसरे को ग्राम कहते थे। इसी काल में यानी रामायण काल में प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था। और प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया था? तो प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था। एक था पुर, जो नगरों के लिए था, यानी पुर किसके लिए था? नगरों के लिए। और जनपद किसके लिए था? ग्रामों के लिए। ये उल्टा है, जैसे जनपद मतलब जिला होता है, वो तो मतलब एक तरीके से शहर के लिए होता है, पर नहीं, यहाँ पे ग्रामों के लिए। और जो पुर होता था वो नगरों के लिए। और वैसे पुर क्या होता है? गाँव में पुर होता है, जैसे रामपुर, शामपुर, ऐसे कोई भी नाम, तो वो नगर के लिए नहीं, गाँव के लिए होता है, पर यहाँ नगर के लिए। महाभारत के किस पर्व में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का उल्लेख मिलता है? यानी महाभारत के किस पर्व में, महाभारत के टोटल पर्व कितने हैं? तो महाभारत के टोटल 18 पर्व हैं। तो उन 18 पर्वों में किस पर्व में सबसे ग्राम का उल्लेख मिलता है? शांति पर्व में, आदि पर्व में, भीष्म पर्व में या सभा पर्व में? तो किसमें मिलता है? शांति पर्व में उल्लेख मिलता है। 1 मिनट फोन आ गया। छोटी इकाई ग्राम को उल्लेख मिलता है तो शांति पर्व। टोटल कितने पर्व? 18 पर्व हैं। तो उन 18 पर्व में 12वें पर्व शांति पर्व में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का उल्लेख मिलता है। शांति पर्व में सचिव का भी उल्लेख मिलता है। यानी शांति पर्व में किसका उल्लेख मिलता है? सचिव, जो हम लोग हैं बनेंगे, मतलब उसी में सचिव का उल्लेख मिलता है, जो प्रादेशिक अधिकारियों के कार्यों का निर्देशन करता था। तो सचिव क्या करते थे? प्रादेशिक अधिकारी जो होते थे उनके कार्यों का निर्देशन करता था। मन स्मृत में ग्राम अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मन स्मृत में ग्राम अधिकारी ग्रामिक कहा जाता था, सतपाल कहा जाता था, सहस्त्रपति कहा जाता था, विसातीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मन स्मृत ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। देख लेते हैं आंसर सही। हाँ, मन स्मृत में ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। 10 ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दसिक कहा जाता था। और 20 ग्राम के अधिकारी को विसाधक कहा जाता था और यह विसातीय कहा जाता था। 100 ग्राम के अधिकारी को सतपाल कहा जाता था।
और 1000 गांव के अधिकारी को सहस्त्रपति कहा जाता था। क्वेश्चन हो गए टोटल पूरा, तो 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग इसमें आते हैं पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में 10 क्वेश्चन आएगा इसके, तो 10 क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में ग्राम सभा की स्थापना और उसका संगठन किस अध्याय में है? और इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं, 10-10 मिनट का करते नहीं, जब बहुत ज़्यादा लंबा